जीके जीएस के अंदर टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 45 क्वेश्चन है। फटाफट रिवीजन के तौर पर हम करते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर नए मिलेंगे तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आमतौर पर कहीं कहीं पर टिक ऐसे लगा हुआ है, कहीं कहीं पर नहीं लगा हुआ है। जो बताएंगे उसको ध्यान से समझेंगे, पूरी तरीके से 45 क्वेश्चन के आसपास होंगे। फटाफट इसको तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किसके शासनकाल में दरबारी था? अबुल हसन नाम का नाम सुने ही होंगे, आमतौर पर लोगों का भी नाम होता है अबुल हसन। याद रखेंगे, चित्रकारी की बात बोला है तो जहांगीर आपका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? जहांगीर। तो अबुल हसन नाम का जो चित्रकार है किसके शासनकाल में था? तो बता सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में था। इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ध्यान से समझिएगा, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? आप ऐसे याद करें, बांग्लादेश याद रखेंगे, ममता जानते हैं, ममता पश्चिम बंगाल वाली, तो ममता है ना पश्चिम बंगाल से, बस इतना याद रखिएगा। सबसे पहली बात, बांग्लादेश में अक्षर गिनिए कितने? 1 2 3 4 5। बांग्लादेश में 5 अक्षर है, यानी कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? 5 राज्यों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही समझिए। देखिए, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से क्या करता है? सीमा बनाता है। याद कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? ममता कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से है, सबको पता है। तो 5 राज्य हो गए, एक पश्चिम बंगाल, एक हो गया मेघालय, एक हो गया मिजोरम, एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया असम। सुनेंगे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, यह 5 राज्यों से सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। इस ऑप्शन में मेघालय है, हाँ जी है। इस ऑप्शन में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यानी कि 1 2 3 4 चारों सही होंगे। पश्चिम बंगाल छोड़ा है क्योंकि बांग्लादेश 5 चीजों से बनाता। आज यही आप याद रख लेंगे, बांग्लादेश किससे बनाता है? 5 से। ममता करेंगे, म ता याद रखेंगे, हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल अलग से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? यानी कि जब आप भारत का नक्शा ऐसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा हम इसकी मोटाई एकदम भयानक कर देते हैं। जैसे समझेंगे कि जब भारत का नक्शा ऐसे ड्रा करते हैं तो यह होता है पश्चिम घाट। क्या होता है? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो वही प्रश्न पूछा है, पश्चिमी घाट के पहाड़ियों का जो है वह क्रम क्या है, यह आपको बताना है। तो समझेंगे पश्चिमी घाट के पहाड़ियों का क्रम। सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी आती है। कौन आती है? नीलगिरी की। उसके बाद आती है अन्नामलाई की पहाड़ी और उसके बाद आती है कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ी। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। पश्चिमी घाट की उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ पहाड़ी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे पहाड़ियाँ हमें सजानी है। तो सबसे पहले आती है नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद आती है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद आती है इलायची की पहाड़ी। कौन आती है? इलायची की पहाड़ी। तो इस ऑप्शन से देखें तो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कैसे समझेंगे? ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें, नीलगिरी की पहाड़ी सबसे उत्तर में, उसके बाद उससे अंदर कौन आएगी? अन्नामलाई, और सबसे लास्ट में क्या होगी? दक्षिणी इलायची की पहाड़ी। जैसे अगर इस नक्शे को अगर हम ड्रा करें, भारत के नक्शे को हम ड्रा करें ऐसे, अगर हम भारत के नक्शे को छोटा सा प्रायद्वीपीय नक्शा ड्रा करें, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे प्रायद्वीपीय नक्शा ड्रा करें तो यहाँ पर पड़ेगा नीलगिरी, उसके बाद नीचे आएगा अन्नामलाई, नीचे आएगा अन्नामलाई, इसके बाद इसके नीचे आएगा इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आ गई? इलायची की पहाड़ी। यह जो इलायची की पहाड़ी है, यह याद रखेंगे भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। सबसे दक्षिण में भारत की कौन सी पहाड़ी है? इलायची की पहाड़ी। इलायची की ही पहाड़ी को बोलते हैं कारडामम की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? कारडामम की पहाड़ी। तो याद रखेंगे भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। और याद रखेंगे दक्षिण भारत की, जो यह दक्षिण भारत होता है, जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है। पहला क्वेश्चन तो आप सीखे कि दक्षिण भारत की जो भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? इलायची, यानी कि कार्डमम की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम है कार्डमम की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर सबसे ज्यादा इलायची की खेती होती है, इसलिए इसका हम नाम ही रख दिए हैं कार्डमम पहाड़ी की
कि इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। दूसरा चीजें आप समझेंगे इसको अच्छी तरीके से, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जैसे उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है कह सकते हैं या केटू कह सकते हैं। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनामुडी, याद रखेंगे उसका नाम क्या है, अनामुडी। यही क्वेश्चन आता है पेपर में, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनामुडी। लिख देते हैं बढ़िया से, मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनामुडी, है ना, अनामुडी। इसी को कभी कभी कुछ लोग अनाई मुडी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोल देते हैं, अनाई मुडी। याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। कहाँ पर पड़ती है, केरल के इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है और अन्नामलाई पहाड़ी पर है। ऊंचाई है इसकी 2695 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है, कहाँ पर पड़ती है, केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। इसको अच्छी तरीके से आप याद करेंगे। क्लियर है, तो क्या है, पश्चिम से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आता है कौन सा, नीलगिरी, उसके बाद कौन सा आता है, अन्नामलाई, और सबसे दक्षिण में भारत में इसके बाद कोई पहाड़ी नहीं है, इसका नाम है इलायची यानी कि कार्डामम की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आता है कि भगवान महावीर जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति तो बताएंगे ज्राम्भिक नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, ज्राम्भिक नामक गांव में। लेकिन यहां पर पूछा है कि जो महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है या महावीर नेशनल पार्क भी बोला जा सकता है, महावीर नेशनल पार्क याद रखेंगे गोवा में है। कहां पर है, गोवा में है। साथ ही साथ याद रखेंगे गोवा किस नदी के तट पर बसा है, तो मांडवी नदी के तट पर गोवा बसा हुआ है। मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है कौन सा, गोवा। क्लियर है, याद रखेंगे गोवा जो ऐसा क्षेत्र जो सबसे लास्ट में पुर्तगालियों से 1961 में स्वतंत्र कराया गया। तो सबसे लास्ट में अगर कोई भारत का कोई क्षेत्र विदेशियों के कब्जे में था और वो विदेशी अंग्रेज नहीं थे बल्कि कौन से, पुर्तगाली, वो कौन सा था, गोवा। 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था गोवा। क्लियर है, थोड़ा सा पता होगा आपको। नेक्स्ट यहां पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा की संज्ञा देते हैं। आपको पता है कि सोरेनसन ने एक पैमाना खोजा था, पता होगा, नहीं पता हो तो पढ़िए, है ना। आपको पता होगा कि सोरेनसन ने एक पैमाना खोजा था जिसका नाम था पीएच स्केल। क्या नाम था, पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में बताया जाता कौन सा चीज कितना खट्टा है, कौन सा चीज कितना खारा है, यानी कि कौन सा चीज कितना अम्लीय है, कौन सा चीज कितना क्षारी है। 7 से पहले अगर कोई रहता है तो अम्लीय होता है, 7 के बाद कोई रहता है तो क्षारी होता है, और ठीक ठीक 7 पर रहता है उदासीन होता है। 7 पर रहने वाला 3 चीज याद रखेंगे, एक तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है, और साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है। इन 3 चीजों को आप याद रखेंगे। यहां पर हमसे पूछा है कि वर्षा का जल किससे कम रहे, किससे कम होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा कह सकते हैं। तो 5.5 हो या इससे भी कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कह सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है, यहां पर समझ लीजिए अच्छी तरीके से 5.5, क्योंकि आपको पता है 7 से कम रहेगा तो सब अम्लीय है, लेकिन 5.5 रहे तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरा चीज, जो साल का पहला वर्षा होता है उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच में होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा चीज, आप 5.5 से कम होता है, बीच नहीं होता। 5.5 से क्या होता है, कम होता है, 5.5 से 5 के बीच होता है। इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा चीज याद रखेंगे कि अगर वर्षा हो तो वर्षा के जल को हम कहते हैं आसूत जल। वर्षा के जल को हम कहते हैं आसूत जल, और जो आसूत जल होता है, वर्षा का जो जल होता है, याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आप एक चीज समझिए, अगर हमारे पास कोई जल है, हमारे पास कोई शुद्ध जल है, एकदम शुद्ध जल है, यहाँ पर हमारे पास कोई शुद्ध जल है या हमारे पास शुद्ध जल है, यह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है, कुचालक। अगर वर्षा का जल है,
अम्लीय वर्षा को ना बात करें आमतौर पर, वैसे वर्षा की बात करें तो वर्षा का जल पूरी तरीके से कुचालक होता है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन पूछा जाता अगर कोई शुद्ध जल है, आसूत जल है, इसमें हम कोई नमक मिलाएं, चाहे कोई भी अशुद्धि मिलाएं, चाहे यही में पचाक से थूक दें, तो यह जल आपका अशुद्ध हो जाएगा। और जैसे जल अशुद्ध हो गया तो विद्युत का सुचालक बन जाता है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे भी बोला जाता है कि अगर कोई जल है तो उसमें नमक डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। कोई भी अशुद्धि मिलाएंगे वो सुचालक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए, याद रखेंगे संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो ऑटोमेटिक टिक पहले से लगा है, जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई में शुरू हुआ 1946 तक चला, मतलब अगस्त 1946 तक। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो अगस्त 1946 में, जुलाई से शुरू हुआ अगस्त 1946 तक चला। और संविधान सभा के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कहीं उद्देश्य प्रस्ताव पूछ दे तो 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखें ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, अगर आप लोग मेहनत करके करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अच्छा, एक बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो बाबू ध्यान से समझेंगे, भाग 4 में लिखा है डीपीएसपी, भाग 5 में लिखा है यूनियन यानी कि हमारे केंद्र शासित संघ के बारे में, भाग 6 में लिखा है स्टेट के बारे में, भाग 3 ही एक ऐसा है जिसमें मौलिक अधिकार लिखा है। और मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है, अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार का छेड़खानी करता है, हमारे मौलिक अधिकार को खत्म करने का प्रयास करता है, तो डायरेक्ट हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहे उच्चतम न्यायालय मतलब कैसा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब कैसा कोर्ट, हाई कोर्ट। याद रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा, कह रहा है संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, इसको देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन तो सबसे पहले बात 1905 में हम आते हैं, 1905 में आते हैं। 1905 में याद रखिएगा कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जो बनारस में हुआ था। तो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ? बनारस में हुआ। याद रखिएगा 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेता नहीं थे। याद रखिएगा यह भी चीजें। तो 1905 में बनारस अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। बनारस आंदोलन, बनारस अधिवेशन, याद रखिएगा 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, वही गांधी जी के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे, यह आप खुद बताएंगे। उत्तर हमारे ख्याल से तो पहला होना चाहिए, आपके ख्याल से जो होगा बताइएगा उत्तर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल है, प्रत्यक्ष कर नहीं है तो सीमा शुल्क इस पर स्पष्ट लगा, प्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स आप डायरेक्ट अपने हाथों से ले जाकर देते हैं, आयकर आपकी सैलरी में से डायरेक्ट कट जाता है, लेकिन सीमा शुल्क आप नहीं देते हैं। सीमा शुल्क आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इस चीज को आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? ये तो अयस्क वाला एक अलग झमेला होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो कार्नेटाइट का नाम शायद सुने हो तो ठीक है, नहीं सुने हो तो डायरेक्ट याद रखेंगे यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का अयस्क। नहीं सुने तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो क्या बताएंगे? यूरेनियम का। यानी कि कार्नेटाइट आपको धरती से मिलेगा, इसको साफ सुथरा करेंगे तो आपको साफ सुथरा करने के बाद क्या मिल जाएगा? यूरेनियम
मिल जाएगा। इस चीज को याद रखें। यूरेनियम एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। यूरेनियम एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है जिसको नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। यूरेनियम जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वह यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 होता है। हमें चाहिए 92 यूरेनियम 235। 92 यूरेनियम 238 से 92 यूरेनियम 235 प्राप्त करने की जो विधि होती है उस विधि को बोलते हैं यूरेनियम संवर्धन विधि। क्या बोलते हैं? यूरेनियम संवर्धन विधि। जब यूरेनियम हमें प्राप्त होता है तो यूरेनियम पूरा का पूरा पीला रंग का होता है और इसलिए इसे बोलते हैं एलो केक। क्या बोलते हैं? एलो केक बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? एलो केक बोलते हैं। यूरेनियम के लिए आप दो जगह आप याद रखेंगे। पहला जगह याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का ललितपुर। उत्तर प्रदेश का ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है। और दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे झारखंड का जादूगोंडा की खान। कौन से याद रखेंगे? झारखंड में जादूगोंडा की खान। झारखंड के जादूगोंडा की खान से यूरेनियम मिलता है और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है उसमें भी थोड़ी मात्रा में यूरेनियम मिल जाता है। अगला बढ़ता है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो याद रखेंगे कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? लीनियस याद रखें। कैरोलस लीनियस नाम याद है तो डायरेक्ट लीनियस से याद रख ले। कौन हमारे माई दादा है? पूरा नाम याद रखेंगे इसका। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति। अच्छा, द्विनाम पद्धति का मतलब समझिए, है ना। देखिए, द्विनाम पद्धति का जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मानव का बायोलॉजिकल नाम है होमो सैपियंस। दो दो नाम दिया जाएगा, एठो आगे एठो पीछे। होमो सैपियंस तो होमो एक नाम और सैपियंस दूसरा नाम। इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। यहाँ पर केवल लीनियस लिखा है तो लीनियस हम लिख देते हैं कुकरा का नाम। तो कैरोलस लीनियस, बात खत्म। आगे है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति संभावित क्वेश्चन। पेपर के लिए लगाइए स्टार और एकदम छापिए क्वेश्चन को। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए बन सकता है? सुनिएगा। अगर मन करे तो याद करिए, मन करे छोड़ दीजिए, कोई मतलब है नहीं। जो बच्चे करेंगे उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, गारंटी है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे संविधान में मेनली 22 भाग है। मुख्य रूप से कितने भाग है? 22 भाग है। उस 22 भाग में जो संविधान का 7वां भाग है उसको समाप्त कर दिया गया है। संविधान का 7वां भाग है उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। थोड़ा सा हम एक पेज लेकर आपको बताना चाहेंगे इसमें, तो पेज हमने ऐड किया नहीं है फिलहाल, यहाँ पर समझिए। देखिए, 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में। यह 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, इसमें बताया गया सबसे पहली बात, संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। 7वां संविधान जब हुआ तो 100 से 7 और 100 से 7वां भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। संविधान के भाग 7 को ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 7वां संविधान संशोधन में बताया गया कि एक जो राज्यपाल है यह दो या दो से अधिक राज्यों को देख सकता है। यानी कि एक जो राज्यपाल है यह दो या दो से अधिक राज्यों को देख सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई राज्यपाल 2 राज्यों का है, एक ही राज्यपाल 2 राज्यों का है, तो दोनों राज्य उसको मिलकर सैलरी देंगे। दोनों राज्य उसको मिलकर क्या करेंगे? सैलरी देंगे। जिस राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वह सैलरी ज्यादा देगा, जिस राज्य का क्षेत्रफल कम होगा वह सैलरी क्या देगा? कम देगा। लेकिन मिलाकर दोनों देंगे। 7वां संविधान संशोधन में बताया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों को देख सकता है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, पहले जो राज्य थे उनको ऐसे रखा जाता था, ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के राज्य, ग्रुप सी के राज्य, ग्रुप डी के राज्य। ग्रुप डी में अंडमान और निकोबार था। इस चीज को याद रखेंगे। ग्रुप डी में राज्य कौन सा था? अंडमान और निकोबार। इसको भी, जो राज्यों को अलग अलग समूह में रखा जाता था, इसको भी 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि सब लोग, अब मान लीजिए है कौन डी ग्रुप में आएगा तो लोग गरियाएंगे, अरे सर तो डी का है रे, डी का। इसलिए सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और यह संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वां वाला। अच्छा, अंडमान निकोबार से एक और क्वेश्चन बनता है, पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है ऐसा क्वेश्चन देने में। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का हाई कोर्ट अंडमान निकोबार में है? आप बताइए। अंडमान निकोबार के पास में पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार में। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं। करा है किस संविधान संशोधन द्वारा एक, करा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर लिखे भी हैं हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
स्पीड देख लीजिए, बढ़ रहा है धीरे धीरे। कह रहा है अच्छा, ये बिहार में है ना, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ध्यान से सुनिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार हटा दीजिए, छोड़ दीजिए ना, आप सीधे बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। देखिए, अगर हम अपने यहाँ पर बात करें, केंद्र स्तर पर वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन छोटे छोटे जो अलग अलग राज्य हैं, वहां की वित्तीय व्यवस्था देखनी है तो राष्ट्रपति तो आएंगे नहीं करने, तो राज्यों में याद रखेंगे वित्त व्यवस्था का गठन करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। इस चीज को याद रखिएगा, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। राज्यों में वित्त व्यवस्था का गठन कौन करते हैं? राज्यपाल। चाहे बिहार हो चाहे कोई भी हो, राज्यों में वित्त व्यवस्था का पुनर्विलोकन चाहे इसका गठन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, वित्त आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, डायरेक्ट याद रखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वाह भाई, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? याद रखेंगे, जब भी गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, एक मिनट, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, तो एकदम याद रख लेंगे डायरेक्ट। अरे भाई, गोविंद के लिए गीत आप गा रहे हैं तो उसका तो जय होगा। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। किस शासन के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन। याद रखेंगे, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। डायरेक्ट इसको याद रख लेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हंटर कमीशन तो सब कोई पढ़ता है। देखिए, हंटर कमीशन दो प्रकार से आप देखेंगे, है ना। देखिए, एक है हंटर कमीशन और एक है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी, दोनों में अंतर समझिएगा आप, दोनों में अंतर। हंटर कमीशन जो है यह शिक्षा से संबंधित है, यह शिक्षा के बारे में जोर देता है। हंटर कमीशन शिक्षा के बारे में जोर देता है, जबकि हंटर कमेटी जो है, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया था। और इस हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भारत के 389 लोग मात्र मरे हैं, 379 लोग मात्र मरे हैं। यह हंटर कमेटी ने जवाब दिया था। तो हंटर कमेटी जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हुआ था। पढ़ाया है क्लास में। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं जी बच्चों? हंटर कमीशन की बात कर रहे हैं। हंटर कमीशन शिक्षा के लिए है, शिक्षा पर जोर देता है, यह सबको पता है। अब क्वेश्चन पूछता है, शिक्षा में कौन सा? टेक्निकल शिक्षा, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, या फिर ग्रेजुएशन, MA, BA, BSc, BCom, यह या प्राथमिक शिक्षा? तो हंटर कमीशन हमेशा याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा के बारे में बताता है यह हंटर कमीशन। और हंटर कमेटी बोले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठन हुआ था 1919 में। यह हंटर कमीशन की बात है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? सिंपल से बात है, 244 की बात है, डायरेक्ट याद रखेंगे, अनुसूचित जनजाति और उनके प्रशासन से। यानी कि अनुसूचित जनजाति, याद कर लें यार, याद कर लें, डायरेक्ट याद कर लें। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित? अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजाति हैं, अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजाति है, उनको कैसे सुविधा दिया जाएगा, उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से बताने के लिए 244 बताया जाता है। अच्छा, एक बात और पूछा जाता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस चीज को भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना? देखिएगा, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक, नाम सुनबे किए हैं, और सुत्त पिटक। अच्छा, विनय पिटक है क्या? जैसे हमें बौद्ध धर्म में अगर प्रवेश लेना है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी धर्म के हैं, मान लीजिए हम मुस्लिम धर्म के हैं, तो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना है तो उसको प्रवेश लेने से पहले कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी? तो विनय पिटक। विनय पिटक में चर्चा है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे लेंगे, बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे लेंगे, पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किसमें है? विनय पिटक में। देखिए, याद कैसे करेंगे, विनय, जब भी किसी चीज में प्रवेश लेने जाते हैं तो विनय पूर्वक जाते हैं ना, कि जाएंगे तोड़ फोड़ करते हो जाएंगे। किसी में प्रवेश लेना है तो विनय पूर्वक जाएंगे, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक जाएंगे, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किसमें है? तो विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक में। सीधे क्वेश्चन ही पूछ देता, पिटक किससे संबंधित है? तो पिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ होते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है पिटक। और 3 प्रकार के पिटक होते हैं, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, एक अधिधम्म पिटक होते हैं। तो पूछा गया है किस संगीति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई? तो प्रथम संगीति के दौरान इसकी रचना हुई, इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, यह भी देख लीजिए, यह तो बताएंगे ही नहीं, लगा है क्या बताएं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतीय
प्रांतों में सरकार बनाई, तो कितने प्रांतों में? 8। और जरा बताएंगे इस्तीफा कब दिया? तो 1939 में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और जैसे 1939 में इस्तीफा दे दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना 22 दिसंबर 1946 को 22 दिसंबर 1939 46 सॉरी 22 दिसंबर 1946 को क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। याद रखेंगे कब क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे जरूरी बात तो मुझे बताना है यहाँ पर 1937 का, सुनिए बच्चों जिनसे 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, 1937 में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हुआ है, यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। एक पेज मुझे लेना चाहिए था, ले नहीं पाए हैं, तो फिलहाल जूम आउट करते हैं। सुनिए, देखिए, आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम आया। इस 1935 के अधिनियम के तहत सबसे पहली बार 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए और यह 1937 में प्रांतीय चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीता और मात्र 2 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। कितनी जीती? मुस्लिम लीग जीती। याद रखेंगे, कांग्रेस ने कितना सीट? 8 और यह कितना सीट? 2। कांग्रेस ने 1939 में चलकर इस्तीफा दे दिया और इसी के इस्तीफा के कारण खुश होकर यह मुस्लिम लीग के दो सीट जीते थे, इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। छोड़िए, वो तो पता है। अच्छा, 1939 के 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए। एक चीज तो यह याद रखेंगे और दूसरा चीज आप यह भी याद रखेंगे ना, दूसरा चीज आप यह भी याद रखेंगे कि जो 1935 का जो अधिनियम है, 1935 अधिनियम के द्वारा देखिएगा 1937 में, सुनिएगा, 1937 में 2 काम हुए। एक 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ और 1937 में ही पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। क्या हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हुई 1935 के द्वारा। तो दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से, पेपर में आते हैं दोनों के दोनों, है ना। किसके द्वारा हुआ? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में दोनों काम हुए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, समझेंगे अच्छी तरीके से अगले क्वेश्चन को। देखिए, है ना, तो अब तो शायद उम्मीदतः बता देंगे, 8 लगाए ही हैं। अच्छा देखिएगा, एक जीन एक सिद्धांत किसने दिया? डायरेक्ट याद रखेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे वीडल और टैटम। किसने दिया? एक जीन और एक एंजाइम। आमतौर पर जो भी जीन होते हैं एक एंजाइम का ग्रुप होता है, जो जीन होते हैं एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? वीडल और टैटम ने दिया। अच्छा, हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। हरिगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया, इसलिए इनको क्या दिया गया? क्या बताएंगे? नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, यहाँ पर समझेंगे वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डबल हेलिकल मॉडल बताया था आरएनए और डीएनए का, इसलिए इनको क्या दिया गया? पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर एक एंजाइम और एक जीन और एक एंजाइम के बारे में बोला गया, तो वीडल और टैटम। आपसे मेरा प्रश्न है कि जीन की खोज किसने किया था? आप बताएंगे, और एंजाइम की खोज किसने किया था? या आप बताएंगे। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए, अब जब भी ऐसे मिलान करने को आए तो थोड़ा सा आप सचेत रहेंगे और सुनेंगे कैसे हम लोग उत्तर करेंगे इसका, है ना। देखिए, जो दिया है उसको पढ़िए, पहले जो दिया है उसको पढ़िए। देखिए समझिएगा, सबसे पहले लाइपेज समझिए। लाइपेज दिख रहा है कहीं आपको? जी, लाइपेज काम क्या करता है? जो भी वसा होता है, उस जो भी कठिन वसा, जो भी एकदम तेलौसा होता है, जो भी घी जैसन होता है, ओके, एकदम मतलब घी की परम, जो घी जैसा होता है एकदम काट ही देता है, एकदम खत्म कर देता है, जो भी चिकनाई होता है उसको खत्म कर देता है। तो लाइपेज जीवन में कभी भी अगर पेपर दें, लाइपेज मिल जाए ना, तो लाइपेज सोचिए, लाइपेज देखिए कहीं वसा है क्या? लाइपेज कहीं वसा दिख रहा है क्या? तो लाइपेज देखिए ऑप्शन में, इसमें वसा नहीं है, इसमें वसा नहीं है, इसमें वसा नहीं है, हाँ जी, बस मिल गया लाइपेज और वसा, यानी कि सी के नीचे 2 आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। लाइपेज क्या करता है? याद रखेंगे, वसा को वसी अम्ल में
तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल में मतलब वसा के गुण को खत्म कर देता है। तो लाइपेज क्या करता है, तो क्या बताएंगे, वसा को ग्लिसरॉल में, लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। बस इतना याद रखिएगा। जो भी आप घी वो खा लेते हैं, अगर सही से नहीं पचेगा तो पूरा का पूरा लूज मोशन हो जाएगा, दिन भर परेशान रहेंगे। तो उसके लिए हमारे शरीर में लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। ये पूरा का पूरा क्या करता है, वसा का पाचन करता है जी, ये तो पता होना चाहिए महाराज, है ना। तो लाइपेज सी के नीचे 2 देखिए कहीं मिल रहा है, तो सी के नीचे 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सी के नीचे 2, तो भाई अब पढ़ लेते हैं। एक नीचे 3 हो जाएगा, तो ये क्या होता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन एक प्रकार का याद रखेंगे प्रोटीन होता है। इरेप्सिन प्रोटीन होता है जो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। अच्छा, माल्टोज क्या, माल्टेज से माल्टोज, देखिए माल्टोज को ग्लूकोज में सुक्रेज, यह हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस इतना याद रखेंगे। आज सीखिए ना, लाइपेज क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी कि वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जल्दी जल्दी करते हैं, ध्यान से सुनिए। जीवन में कभी भी परमाणु सिद्धांत ये क्वेश्चन में आता भी है, चाहे पदार्थ के चाहे मनई के चाहे कुछ के परमाणु बोले, डाल्टनवा के अलावा कोनो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो परमाणविक सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने। परमाणु के साथ सिद्धांत लग जाए तो उत्तर होगा डाल्टन, बस इतना याद रखिएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन। क्या नाम उसका, जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो डाल्टन ने, बस इतना याद रखेंगे। हमेशा कभी भी परमाणु सिद्धांत के बारे में बोले तो आप कुछ नहीं याद रखेंगे, डाल्टन के अतिरिक्त कोई नाम याद नहीं रखना है आपको। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने। रदरफोर्ड को पता है आप, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज तो पता ही है किसने की, है ना। बोर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का मॉडल दिया, इस चीज को याद रखेंगे। धान से निकलने वाली गैस को बोलते हैं मीथेन, है तो सबको पता हो गया यार। धान से निकलने वाली गैस को बोलते हैं मीथेन। जहां भी कूड़ा कचरा होता है, दलदल होता है, जहां भी मार्सीलैंड होते हैं, मंगल ग्रह पर भी मीथेन गैस पाया जाता है, मतलब सड़ी हुई मिट्टी में भी मीथेन गैस पाया जाता है। जहां पर कलई वाली मिट्टी होती है, चूल बनाने वाली मिट्टी होती है, सब में क्या होता है, मीथेन गैस होती है। चीजें आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बस इतना याद रखिएगा, सबसे जो कमजोर बल है धरती पर, जो सबसे कमजोर बल है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती पर जो भी सबसे कमजोर बल है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे क्षीण बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये गोलाकार रूप में पृथ्वी है, तो बीचों बीच की जो रेखा होती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। बीचों बीच की जो रेखा होती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और ऊपर जो यहाँ पर चीजें होते हैं, समझेंगे, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। याद रखेंगे, सबसे देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बीचों बीच में सबसे कम होता है। बीचों बीच में क्या होता है, सबसे कम होता है। इस चीज को याद रखेंगे, बीचों बीच में क्या होता है जी, सबसे कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर बढ़ता जाता है। चाहे ध्रुवों पर आएंगे तो ध्रुवों पर बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। ध्रुव से ऊपर जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, ध्रुव से नीचे जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। और जब यह भूमध्य रेखा बीचों बीच पर रहेंगे तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग शून्य होगा। तो हमसे पूछा गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है, तो ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ जाइए, आइए, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, है ना, 30 तक करेंगे, बड़ी मेहनत हो गया, है ना, बाकी कल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, मिलान करना है। विटामिन है, विटामिन से इसका रासायनिक नाम मिला देना है। तो आपको पता है विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं, थायमिन। रियल में तो थायामिन बोलते हैं, थायमिन दिया तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोलते हैं फाइनोक्विनोन, और विटामिन B3 को बोलते हैं निकोटिन अम्ल। बस बात खत्म, ऑप्शन खोज लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कभी एक का नाम पता है तो बी के नीचे देखिए, बी का तो पता ही होगा, B1 को बोलते हैं थायमिन। तो एक के नीचे तीन, एक के नीचे तीन देखिए, इसमें है नहीं है, एक नीचे तीन होना चाहिए, इसमें है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आप कट दिए। और देखिए किसका है, तो के से, अगर यहाँ पर के है तो क्यूनन आएगा, के से क्यूनॉन, को क्यूनॉन, तो डी के नीचे एक आएगा। डी के नीचे देखिए एक कहाँ पर है, यहाँ पर,
डी के नीचे 1 है, यानी कि यह भी यही सही है, यह गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? देखिएगा, ध्वनि एक ऐसा चीज है बिना माध्यम के चल नहीं सकता है। निर्वात मतलब कुछ छुहैया नहीं है, सब चीज सुना सुना है, एकदम चंद्रेश तुम्हारे दिल की तरह, समझो। तो क्या है निर्वात की चाल, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में, निर्वात पूछा है, निर्वात उसे कहते हैं जहां पर हवा भी ना हो। ध्वनि को चलने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत चाहिए। जैसे मान लीजिए ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं या आपके मोबाइल के स्पीकर से जो आवाज निकल रही है वह स्पीकर की आवाज आपके कानों तक या बीच में आपके स्पीकर जहां मोबाइल रखा है और कान में यहाँ पर एक हवा का माध्यम है, हवा ही पहुंचा रहा है यहाँ तक, है ना। तो ध्वनि की चाल निर्वात में चलेगी, निर्वात में चलबन नहीं करेगी, निर्वात में शून्य होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए करा एक, देखेंगे एक वर्णांध पुरुष, मतलब जिसे क्या हुआ है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, और सामान्य महिला की संतानों में वर्णांध होने का, जैसे समझिएगा किसी पुरुष को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी पुरुष को वर्णांधता है, किसी पुरुष को वर्णांधता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है यानी कि उसकी जो महिला है वह कोई दिक्कत नहीं, उस महिला को कोई दिक्कत नहीं है। इनके संबंध से जो संतान बनेगा, इनके संबंध से जो संतान उत्पन्न होगा, क्या उसमें यह जो रोग है होने की संभावना रहेगी क्या? करल ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहेगी क्या? तो याद रखेंगे बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि दादा को हो तो लड़के को भी हो जाए। 29 का डी है ना, 0% संभावना नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्वेश्चन ही याद कर ले तो बढ़िया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, डायरेक्ट याद रख लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सूचना सब जगह पहुंचानी है तो सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहिए आपको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान देख लीजिए, तो हुआ ही है। तो क्या है? उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन जहाँ पर गर्मी के साथ वन रहते हैं, कहाँ पर है? साइलेंट वैली केरल वाले में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, शंकुधारी वृक्ष कहाँ होते हैं? अरे भाई, शंकुधारी वृक्ष वहां होंगे जहां पर पानी नहीं होगा, जहां पर बर्फ जमेंगे, इसीलिए बर्फ के पत्ते पूरे फैले, बर्फ जहां पर बर्फ निकलता है, जहां पर बर्फ गिरता है वहां पर पत्ते पूरे फैले नहीं होते, मारेगा पत्ता फट जाएगा पूरा का पूरा। तो वहां पर पत्ते शंकु का रूप ले लेते हैं, कांटे का रूप लेने लगते हैं। तो शंकु वृक्ष यानी कि शंकुधारी वृक्ष जहां पर बर्फ गिरेगा, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल, है ना। आप देखिए पतझड़ कहाँ होगा? जहाँ पानी नहीं पाएगा। तो पतझड़ राजस्थान में कहाँ साला पानी पाएगा? सुगहिते। और कच्छ वनस्पतियां, तो बाबू देखिए कच्छ वनस्पतियों का मतलब यह नहीं है कच्छ वनस्पतियां गुजरात मत लगा दीजिएगा। कच्छ वनस्पति मैंग्रोव वन कहते हैं, जो लवड़ी पानी में उगते, जहां पर खारा पानी होगा वहां पर उगते। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, याद रख लेंगे, मिला लीजिएगा अपना जैसे मन करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है पुखई पुखई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखो बहुत हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो हमें फंसा देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है? पुखई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। तो पुखई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पखुई, तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी अरुणाचल प्रदेश में एक नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है ना। अरे कैसे याद रख, अरुण कौन का नाम है होता है ना महाराज, नाम ऑप्शन में अरुणा नाम होता है। मणिपुर थोड़ा नाम होगा, मिजोरम थोड़ा नाम होगा, नागालैंड सारे के थोड़ा नाम होगा। जब भी कहीं पूछ दे कि नाम दफा नेशनल पार्क, तो नाम अरुणा नाम का नाम हो सकता है। अब कौन का नाम उत्तर प्रदेश थोड़ा ना होगा भाई साहब। तो नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। अच्छा, मिजोरम में याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। मिजोरम में देख लीजिए, मिजोरम में फवांगफुई नेशनल पार्क है। मिजोरम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? फवांगफुई नेशनल पार्क, याद रखेंगे। मणिपुर में कैबुल लामजाओ क्या है? नेशनल पार्क है, यह भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय, देखिए हम 40 के पास पहुंच गए। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए केंद्रीय वनस्पति जब भी बात बोले तो वनस्पति लाखों की होती है, औषधि भी लाखों की होती है, और गेहूं के अंदर विष आप थूक रहे हैं, विष
किसी के ऊपर उगल रहे हैं तो विष भी लाखों का होता है, बीज भी लाखों का होता है, सुगंधित पौधा भी लाखों का होता है। तो सबका उत्तर लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय बीज अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय ड्रग्स रिसर्च यानी कि औषधि अनुसंधान, यह सारे के सारे उत्तर कहाँ होंगे? लखनऊ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व, इसको हटाते हैं, इसको एक अलग वीडियो में बताएंगे, आपके बस का नहीं है कि यहाँ पर समझ पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए? तो होलकर साम्राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए। डायरेक्ट इसको याद रख लेंगे, बढ़िया है। होलकर के साम्राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए। जो सहायक संधि लाई गई थी, हरामी पना किया था वेलेजली। ध्यान से सुनिएगा, देखिए बोल रहा हूं क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है। देखिए आपको पता है लॉर्ड वेलेजली ने, है ना, लॉर्ड वेलेजली ने 10 जुलाई सन 1800 को कोलकाता में कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि जो असैनिक अंग्रेज थे वो सारे के सारे भारतीय भाषा सीख सके। तो सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। यह जो कॉलेज है सन 1802 में, है ना, यह कॉलेज बंद हो गया। याद रखेंगे इन सब चीजों को, मन करे तो लिख ही लेंगे, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अरे भाई, बौद्ध धर्म को अशोक मानता था, प्रसेनजितवा मानता था, कनिष्क मानता था, चंद्रप्रद्योत तो वैद्य था, घूमे घूमे गाँव गाँव घूमकर फोड़ा चीरता था, फोड़ा सही करता था। पता है अवंतिक राजा अवंतिक चंद्र, नहीं नहीं, यह देखें चंद्र, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सुनिएगा। आजीवक नाम का एक वैद्य था, कौन सा? आजीवक नाम का। यह चंद्र प्रदोतों को भौर दही हो गया था, फोड़ा पीलिया जैसा रोग हो गया था, तो जीवक नाम का एक वैद्य गया था, जीवक नाम का वैद्य गया था चंद्र प्रदोत का क्या करने, ये फोड़ा और पीलिया सही करने। कुछ लोग मानते कुछ किताबों में फोड़ा है, कुछ किताबों में पीलिया है, इसको सही करने का था कौन? जीवक नाम का वैद्य। कौन भेजा था? बिंदुसार भेजा था। तो बौद्ध धर्म से अशोक मानता था, यह मानता था, यह तो चंद्र प्रदोत अवंती का था। याद रखेंगे कि क्या हो गया था, पीलिया या फोड़ा, जैसे जीवक वैद्य ने इसको क्या किया था, सही किया था। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी कल करेंगे। 39 और यहाँ पर बस यहाँ तक। क्या क्वेश्चन है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। देखिए बुद्ध भगवान की जितनी प्रतिमा है वह योग की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए प्रतिमा है, लेकिन अगर बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछा जाए कि किस काल में बनाई गई, तो कुषाण काल में बनाई गई। और बुद्ध भगवान की जितनी भी प्रतिमा है उनमें मूंछ नहीं है। पूछा जाए बुद्ध भगवान को मूंछों के साथ किस शैली में दर्शाया गया, तो गांधार कला शैली में। किसमें? गांधार कला शैली में। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के लोग ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, तो गुप्त वंश के। सिक्के के लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तैयार करिए, बहुत है, मेहनत करिए।